ओके, तो लास्ट क्लास हमने CST के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखे थे और स्पानिंग ट्री के बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास तक, जो भी हमारा पुराने वाले क्लास था। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि मैनिपुलेट रूट ब्रिज, मतलब हम अगर किसी स्विच को मैनुअली रूट ब्रिज बनाना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। वैसे कि लास्ट क्लास भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो आपके पास स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्विच 1 जो है ना, आपका रूट ब्रिज बन गया है। ठीक है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इलेक्शन वगैरह हुआ जिसमें आपका ब्रिज आईडी बेस्ट बना, उसी हिसाब से आपका रूट ब्रिज जो है वो स्विच 1 बना है। लेकिन आप चाहते हो कि स्विच 3 जो है ना, ये आपका रूट ब्रिज बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका सारे डिवाइस के ऊपर जो आपका ब्रिज आईडी होता है ना, उसमें जो प्रायोरिटी वैल्यू आपका होता है वो 32768 बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है। और आपको पता है जिसका प्रायोरिटी वैल्यू सबसे पहले आपका क्या होता है, आपका ब्रिज आईडी जो होता है वो आपका प्रायोरिटी वैल्यू और उसके साथ साथ आपका जो मैक एड्रेस होता है, दोनों आपका चेक किया जाता है। सबसे पहले प्रायोरिटी चेक होता है, उसके बाद आपका जो बेस मैक एड्रेस होता है डिवाइस का, वो चेक किया जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि सारे डिवाइस के पास आपका 32768 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ब्रिज जब भी आप किसी डिवाइस को बनाना चाहते हो तो आप जिस डिवाइस को बनाना चाहते हो उसकी प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो सबसे कम कर दो। अगर आप स्विच 3 को रूट ब्रिज बनाना चाहते हो तो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू जो है आप सबसे कम कर सकते हो, या फिर हमेशा अगर यह रूट ब्रिज बन के रहे आप ये चाहते हो तो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू जो है आप 0 कर सकते हो। ठीक है, और एक भी काम आप कर सकते हो, अगर आप किसी दूसरे डिवाइस को स्टैंड बाय के जैसा भी बनाना चाहते हो, मतलब ये अगर रूट ब्रिज डाउन चला जाए उसके बाद वो रूट ब्रिज बन जाए, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, 0 से कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 प्रायोरिटी वैल्यू आप ऐसा सेट कर सकते हो। इसमें भी कुछ रूल्स है, हम देखेंगे जब PBST और PBST प्लस के बारे में हम देखेंगे, तो इसमें प्रायोरिटी वैल्यू हम क्या क्या सेट कर सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। दूसरा ऑप्शन एक आपके पास होता है हाउ टू मैनिपुलेट पोर्ट्स। ठीक है, या फिर आप ऐसा मान सकते हो, इसमें आप अगर पाथ मैनिपुलेट करना चाहते हो पोर्ट्स, या फिर आप इसे पाथ लिखो। ठीक है, तो आपको पाथ मैनिपुलेशन मतलब आपका क्या होता है बेसिकली, ये मान लो ये आपके पास रूट ब्रिज है, ये आपके पास जो है ना ये आपका एक नॉन रूट ब्रिज है, या फिर स्विच 1 आप मान सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक स्विच 2 है। तो आपका कनेक्शन जो है वो ऐसा बना है। तो आपको पता है रूट ब्रिज की सारे पोर्ट जो है आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, तो ये दोनों आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए, और ये रूट ब्रिज के आसपास है तो इसके लिए आपका ये रूट पोर्ट बनेंगे। हालांकि ये इलेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, लास्ट क्लास मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और मान लो किसी इलेक्शन की वजह से ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बना और ये आपका ब्लॉक पोर्ट बन गया, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डिवाइस है ना, अभी ये डिवाइस अगर यहाँ से कनेक्ट है और ये एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट है, तो उस केस में ये डिवाइस अगर इस डिवाइस को कोई डाटा भेजना चाहेगा ना, तो वो डाटा आपका कैसा जाएगा पता है, अभी ये डाटा अभी एस से घूम के इसके पास आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट जो हमारा है ना, ये पोर्ट ऑलरेडी ब्लॉक बन चुका है और ब्लॉक पोर्ट से हमारा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। डेटा ट्रांसफर ब्लॉक पोर्ट से आपका नहीं होता है। डेटा ट्रांसफर आपके जो पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं उन्हीं से आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये पोर्ट आपका ब्लॉक पोर्ट बनने के बाद इसका जो स्टेट होता है ना, STP का स्टेट, ये ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। तो जिस पोर्ट में ब्लॉकिंग स्टेट में जो पोर्ट आपका होता है उससे आपका डेटा ट्रांसमिट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो अभी आप चाहते हो कि ये जो डेटा मेरा इस डिवाइस के पास आए ना, तो मेरा ऐसा डायरेक्टली इसके पास आ जाए, मतलब ये जो पाथ आपका पुराना वाला पाथ था इससे आप चेंज करके ये पाथ को ये बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपका जो ये पोर्ट है ना, इस पोर्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक पोर्ट से हटाना पड़ेगा। ये जो पोर्ट आपका है ब्लॉक पोर्ट से हटाना पड़ेगा। और पोर्ट का इलेक्शन जब भी आपका होता है तो आपको पता है कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपका कॉस्ट चेक किया जाता है, उसके बाद आपका जो है सेंडर ब्रिज आईडी आपका चेक किया जाता है, उसके बाद सेंडर पोर्ट आईडी आपका चेक किया जाता है, उसके बाद रिसीविंग पोर्ट आईडी जहाँ पे आपका दो डिवाइस के बीच में मल्टीपल कनेक्शन है उस जगह पे, तो यहाँ पे आपका रिसीविंग पोर्ट आईडी चेक होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये मेरा मान लो 1 Gbps का लिंक था, तो इस केस में मेरा ये इसका कॉस्ट था 4, इसका कॉस्ट था 4, इसका कॉस्ट भी था 4। अगर इस पोर्ट को मैं रूट पोर्ट बना दूं तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा ना, तो यहाँ से मेरा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। अगर ये वाला पोर्ट को मैं रूट पोर्ट बना दूं, तो ये वाले पोर्ट को जब मैं रूट पोर्ट बना दूंगा तो ये वाला पोर्ट हो सकता है रूट पोर्ट की जगह मेरा ब्लॉक पोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट, कुछ भी पोर्ट बन सकता है।
तो अभी मेरे ये वाले पोर्ट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाले जो पोर्ट है ना, इस पोर्ट की कॉस्ट या फिर सेंडर ब्रिज आईडी या फिर सेंडर पोर्ट आईडी कुछ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी सबसे पहले आपका क्राइटेरिया होता है कॉस्ट चेक किया जाता है। अगर मैं कॉस्ट के बारे में बात करता हूँ इसको रूट पोर्ट बनाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक रीच होने के लिए आपके डिवाइस को, या फिर यहाँ से रीच होने के लिए, मतलब यहाँ पे जो रूट पोर्ट अगर मैं इसको बनाता हूँ तो इस केस में आपका क्या होगा, रूट पोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट अगर मैं बनाता हूँ तो आपका रूट ब्रिज जो है यहाँ से रीच होगा, ठीक है, इस तरह का। तो मतलब ये वाला लिंक का कॉस्ट और ये वाला लिंक का कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को मिला के अगर उसका कॉस्ट यहाँ से कम हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है ना ये वाला कॉस्ट, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आपका 4 है, तो भी आपका क्या होगा, सॉरी, ये दोनों का कॉस्ट मिलके अगर ये वाले कॉस्ट से कम होगा तो भी आपका ये वाला पाथ जो है चूज किया जाएगा। अभी के लिए देखो थोड़ा लॉजिकल टोपोलॉजी हम देख लेते हैं। ये आपका स्विच 1 था, ये आपका रूट ब्रिज था, और ये आपका स्विच 2 था, और आपके डिवाइस जो है यहाँ पे एक डिवाइस आपका ए था, यहाँ पे एक डिवाइस आपका बी था। अभी ये पोर्ट ब्लॉक पोर्ट इसलिए बन रहा था क्योंकि इसको रूट ब्रिज बनने के लिए, रूट ब्रिज तक जाने के लिए ये स्विच को इस वाले पाथ में सिर्फ 4 कॉस्ट लग रहा था, लेकिन ये वाले पाथ से अगर वो जा रहा था तो 4 + 4 8 लग रहा था, इसलिए वो ये वाला पाथ को चूज कर रहा था। अगर मैं पाथ मैनिपुलेट करना चाहता हूं तो उस केस में मेरे को ये वाले पोर्ट को रूट पोर्ट बनाना पड़ेगा, तो उस पोर्ट में रूट पोर्ट, या फिर मेरे को ये वाले पोर्ट को क्या बनाना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो उस केस में मेरे को ये वाले जो टोटल पाथ है रूट ब्रिज को रीच करने के लिए, इस पाथ का जो कॉस्ट है ना उसको मेरे को पहले कम करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले जो आपका क्राइटेरिया होता है वो आपका पाथ का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट चेक किया जाता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये वाला जो कॉस्ट है ना आपका, इस कॉस्ट को मैं 1 कर देता हूँ, ये वाले जो लिंक है इसका कॉस्ट को भी मैं 1 कर सकता हूँ। तो उसमें मेरा क्या होगा, जो दोनों लिंक है मेरे पास 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2 वाला जो कॉस्ट है बेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, रूट ब्रिज को जब भी कोई मैसेज भेजने की जरूरत में पड़ेगा ये इस वाले पाथ से चला जाएगा, तो ये वाले पोर्ट को ये क्या करेगा, रूट पोर्ट बना देगा, और ये वाला पोर्ट आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। तो इस केस में आपका ये वाला पोर्ट हो सकता है ब्लॉक पोर्ट बन जाए, तो आपका ए वाला डिवाइस जब भी बी से कम्युनिकेशन करेगा इस लिंक से डेटा भेज सकता है, क्योंकि ब्लॉक पोर्ट से डेटा तो आपके डिवाइस नहीं भेजेगा, लेकिन ब्लॉक पोर्ट नहीं है, अगर दूसरा पोर्ट आप बना देते हो तो उस केस में आपका डेटा वही से जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप पाथ मैनिपुलेशन या फिर किसी पोर्ट को अगर आप रूट पोर्ट भी बनाना चाहते हो, किसी डिवाइस के ऊपर रूट पोर्ट बनाना चाहते हो, मतलब क्या है, ये एक आपके पास स्विच है, इसमें आपके पास 3 पोर्ट है, ये एक पोर्ट आपके पास हो गया पोर्ट नंबर 1 2 एंड 3। तो बाय डिफॉल्ट आपका 1 नंबर जो पोर्ट है ना वो आपका रूट पोर्ट बना है। तो अगर आप चाहते हो ये वाला पोर्ट को रूट पोर्ट ना बना के ये वाले पोर्ट को रूट पोर्ट बनाना चाहते हो, तो ये वाले पोर्ट जो है ना इसके आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट चेंज कर सकते हो, कॉस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर अगर आप कॉस्ट भी आपका सेम हो रहा है और आप कॉस्ट चेंज करना नहीं चाहते हो, जहाँ पे आपका कॉस्ट सेम है, दोनों तरफ से अगर कॉस्ट आ रहा है वो सेम है, तो उस केस में आप सेंडर ब्रिज आईडी जो है ना वो चेंज कर सकते हो, उसके इन्फॉर्मेशन, या फिर आप उसके बाद क्या कर सकते हो, आपका जो सेंडर पोर्ट आईडी है उस पोर्ट आईडी के इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। सेंडर ब्रिज आईडी के इन्फॉर्मेशन में आप क्या कर सकते हो, ब्रिज आईडी के इन्फॉर्मेशन मतलब जो डिवाइस से आपका डेटा आ रहा है उसी डिवाइस पे जाके आपको सेंडर ब्रिज आईडी चेंज करना पड़ता है। अगर आप वो करना नहीं चाहते हो, आप जो भी डिवाइस पे बैठे हो वही से करना चाहते हो, तो आप कॉस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। सेंडर ब्रिज आईडी और सेंडर पोर्ट आईडी आपके दूसरे डिवाइस में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर ये डिवाइस आपका इस डिवाइस के साथ कनेक्ट है 2 पोर्ट से, इस डिवाइस के एक्सेस आपके पास है, मतलब ये डिवाइस से आप कनेक्ट हो और इसका एक्सेस आप ले रखे हो, और ये आपका डिवाइस है, रूट ब्रिज है, कुछ भी है, ठीक है। अगर आप ये वाला पोर्ट आपका रूट पोर्ट बन गया है और ये वाला आपका ब्लॉक पोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट, कुछ भी पोर्ट आपका बना है, तो उस केस में आप चाहते हो ये वाला पोर्ट मेरा रूट पोर्ट ना बने, ये वाला पोर्ट मेरा रूट पोर्ट बने, तो उस केस में आप अगर कॉस्ट चेंज करना चाहते हो तो ये वाले पोर्ट का या फिर ये वाला पोर्ट का कॉस्ट आप चेंज कर सकते हो अपने ही डिवाइस का एक्सेस लेके। लेकिन अगर आप सेंडर ब्रिज आईडी या फिर सेंडर पोर्ट आईडी चेंज करने की कोशिश करोगे तो फिर आपका क्या होगा, ये वाले डिवाइस का एक्सेस लेके इस डिवाइस के पोर्ट में सेंडर पोर्ट आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये वाले पोर्ट में आप चेंज कर सकते हो उसकी प्रायोरिटी, या फिर इस डिवाइस के जो ब्रिज आईडी है उसकी प्रायोरिटी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, सबसे अच्छा मतलब रास्ता आपका ये है कि आप जिस डिवाइस के एक्सेस आपके पास है उसी डिवाइस की क्या करो, आप रूट पोर्ट की तो सॉरी पोर्ट की जो पाथ कॉस्ट है ना, रूट पाथ कॉस्ट, उसी के वैल्यू को आप चेंज कर दो। तो ये कुछ तरीके हैं आपके पाथ मैनिपुलेट करने के लिए या फिर पोर्ट मैनिपुलेट करने के लिए। तो आप इसे हो सकता है आपके नेटवर्क में भी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकता है ये सारे करने के लिए, लेकिन PBST और RPBST के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे चेंज करके, ठीक है। मल्टीपल विलन के लिए जब बात आ जाएगा तो उस केस में भी हम पाथ मैनिपुलेट करके फिर हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग वगैरह भी करके देखेंगे। तो लास्ट क्लास हमने CST के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था।
हालांकि जितने भी एसटीपी का चीज़ आज तक हमने पढ़ा था वो सीएसटी से रिलेटेड आपका था। अभी हम देखेंगे कि सीएसटी में प्रॉब्लम क्या था। तो मैं एक लाइन उससे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टेक्निकल वर्ड या फिर दो टेक्निकल टर्म आपके सामने आ रहा है। ये टर्म सिर्फ एसटीपी के लिए नहीं, पूरे रियल टाइम सिनेरियो या फिर नेटवर्किंग की कोई भी टॉपिक के ऊपर आप बात करोगे तो ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, पहले इन दो वर्ड जो है ना, एक रिडंडेंसी आपके पास मैंने लिखा और एक लोड बैलेंसिंग मैंने लिखा, इन दोनों को हम पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली वर्ड जो है इसका मतलब क्या कहता है नेटवर्किंग में। अब देखो, जब एसटीपी आपके पास नहीं आया था, आप क्या करते थे, आप डिवाइसेस को ऐसे कनेक्ट करते थे, दो डिवाइस को आपने ऐसे कनेक्ट किया, उसके बाद अगर गलती से ये लिंक आपका डाउन चला गया तो आपके दो डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन था ना, इसके और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन था वो आपका बंद हो रहा था। बाद में आपने क्या किया, आपने एसटीपी ले आया। एसटीपी आपने नहीं लाया, आपने क्या किया, अगर ये वाला डिवाइस या फिर ये वाला डिवाइस के बीच में ये लिंक डाउन भी चला जाए तो उस केस में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपने क्या किया, मल्टीपल लिंक के साथ आपने कनेक्ट किया। मल्टीपल लिंक में कनेक्ट करने के बाद आपके पास लूप हो गया, मतलब लूप का दिक्कत आया। लूप का दिक्कत मतलब यहाँ से जब भी कोई मैसेज यहाँ जा रहा था, फिर यहाँ से एग्जिट होकर आ रहा था, फिर ऐसे घूम रहा था, कोई ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम वगैरह जो भी हो, जैसे ब्रॉडकास्ट मैसेज वगैरह कोई अगर गलती से जनरेट हो गया तो उस केस में आपका लूप बन रहा था, नेटवर्क स्लो हो गया, उसका दिक्कत आया। और आपके डिवाइस को कैसे पता चलता है, अगर स्विच में आपका लूप बन रहा है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे डिवाइस में लूप बन रहा है। ठीक है, ये भी एक टर्म आता है। तो आपके डिवाइस में अगर आपका जो लॉगिंग है ना, सिस्टम लॉगिंग या फिर सिस्टम का लॉग मैसेज जो होता है वो अगर आपके पास एनेबल है तो आपको एक टर्म देखने को मिलता है या फिर एक लॉग देखने को आपको मिलता है, मार्क एड्रेस। सिर्फ स्विच के लिए मैं बात कर रहा हूं, फ्लैपिंग। ये वाला जो है नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपके डिवाइस में कहीं ना कहीं पे लूप बन चुका है। ठीक है, तो ये मार्क एड्रेस फ्लैपिंग क्या होता है, ये टर्म भी पहले हम देख लेते हैं। तो मार्क एड्रेस फ्लैपिंग आपका क्या होता है, मैंने आपको जब मार्क एड्रेस टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास एक पोर्ट है तो एक पोर्ट में मल्टीपल मार्क एड्रेस लर्न हो सकते हैं। मार्क एड्रेस टेबल में हो सकता है ए मार्क एड्रेस, बी, सी, 3 मार्क एड्रेस एक पोर्ट के लिए भी आपका क्या हो सकता है, लर्न हो सकता है। एक सेकेंड, किसी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था मार्क एड्रेस टेबल के बारे में बताने के टाइम कि एक पोर्ट में आपका हो सकता है मल्टीपल मार्क एड्रेस लर्न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ए मार्क एड्रेस आपका 1 नंबर वाला पोर्ट और 2 नंबर वाला पोर्ट, दो पोर्ट से लर्न हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये स्विचिंग के रूल के हिसाब से आपका कभी भी ये पॉसिबल नहीं कि एक मार्क एड्रेस के इंफॉर्मेशन आपके 2 मार्क एड्रेस टेबल में आ जाएगा। तो आपका ऐसा कैसे पता चलता है आपके डिवाइस को, देखो ये आपका हो गया मार्क एड्रेस टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर मान लो ये आपके एक डिवाइस था, 2 पोर्ट इसमें थे, यहाँ पे किसी भी वजह से आपके डिवाइस मान लो ये एक हब से कनेक्ट था, हब के पास एक पीसी कनेक्ट था, तो ये पीसी जब भी कोई डाटा भेजेगा 2 पोर्ट से आपके डिवाइस के पास आएगा। तो मान लो ये वाला जो 1 नंबर वाला पोर्ट, ये 2 नंबर वाला पोर्ट, एक वाला पोर्ट में आपके जो मार्क एड्रेस ए वाला डिवाइस कनेक्ट था उसके इन्फॉर्मेशन आपके मार्क एड्रेस डिवाइस के पास आया। तो डिवाइस सबसे पहले जब भी उसको कोई डाटा स्विच पोर्ट में रिसीव होता है तो आपके डिवाइस पहले क्या करता है, मार्क एड्रेस टेबल मेंटेन करता है कि VLAN कुछ भी आपका हो गया, उसके बाद पोर्ट नंबर 1 के लिए मेरे को मार्क एड्रेस ए जो है वो लर्न हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरी भी मैंने आपको टर्म बताया था, दूसरी बार जब भी कोई डिवाइस अगर उसी सेम पोर्ट पे कोई अगर ट्रैफिक फिर से भेजता है तो आपके डिवाइस क्या करता है, पहले वाला जो एंट्री होता है आपके पास उससे हटा के या फिर रिप्लेस करके फिर से नया वाला एंट्री जो होता है वो बना लेता है। तो यहाँ पे आपका अगर लूप बना है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये डिवाइस जब भी ट्रैफिक भेजेगा फिर इसी वाले पोर्ट पे भी आपके डिवाइस को रिसीव हो जाएगा। तो अभी आपके डिवाइस क्या करेगा, उस मार्क एड्रेस को चेक करने के बाद जब एंट्री बनाने के लिए जाएगा तो पहले वाला एंट्री को हटा के अभी वो क्या करेगा, एक नया एंट्री बनाएगा कि कुछ VLAN जो भी है 2 नंबर पोर्ट के लिए मेरे को मार्क एड्रेस ए जो है वो लर्न हो रहा है। फिर से कोई मैसेज इसके पास 1 नंबर वाले पोर्ट पे आएगा तो इसको फिर ये रिप्लेस कर लेगा, फिर बताएगा कि 1 नंबर पोर्ट पे मार्क एड्रेस ए जो है वो मेरे को लर्न हो रहा है। और तुरंत अगर आपके डिवाइस में अगर तुरंत क्या होता है, एक फीचर आपके पास आपके डिवाइस में होता है, क्या होता है
कि सडनली अगर कोई चेंजेस होता है, किसी मैक एड्रेस एक पोर्ट से जाके दूसरे पोर्ट में कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड कुछ सेकेंड के अंदर अगर रिप्लेस होता है, तो आपके डिवाइस क्या करता है, एक नोटिफिकेशन जनरेट कर देता है। क्या नोटिफिकेशन होता है, आपके पास दिखाई देता है मैक एड्रेस फ्लैपिंग। ये नोटिफिकेशन जनरेट करता है, लेकिन स्विच अपना कुछ भी काम बंद नहीं करता है। ऐसे ही आपका जो मैक एड्रेस टेबल में जो एंट्री है ना, वो एंट्री ऐसे ही कंटिन्यूसली आपके स्विच जितने बार एक वाले पोर्ट पे रिसीव हुआ तो एक के लिए एंट्री बनाया, दो वाले के लिए रिसीव हुआ तो दो वाले के लिए एंट्री बनाया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह का कंटिन्यूसली आपके डिवाइस में मैक एड्रेस टेबल में एंट्री वो क्या करता है, एक बार रिप्लेस करेगा, फिर नया बनाएगा, फिर रिप्लेस करेगा, फिर दूसरी पोर्ट के लिए बनाएगा, फिर रिप्लेस करेगा, फिर तीसरी पोर्ट के लिए वो बनाता रहता है। और उसके साथ साथ हर बार वो क्या करता है, एक नोटिफिकेशन आपको जनरेट करा देता है मैक एड्रेस फ्लैपिंग करके। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले दिक्कत आपका होता है मैक एड्रेस टेबल जो है ना, डिवाइस के पास जो भी जिस भी पोर्ट पे आपके स्विच पे जो भी डेटा आपका रिसीव होता है, उसको रिसीव करके सोर्स मैक एड्रेस चेक करना, उसको प्रोसेस करके मैक एड्रेस टेबल में सारे इन्फॉर्मेशन चेक करके एंट्री बनाना, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए इन्फॉर्मेशन चेक करके उसे डेस्टिनेशन दे देना। तो ये सारे काम करने के लिए आपकी डिवाइस का जो CPU यूटिलाइजेशन है ना, वो यूटिलाइज हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलता है, सबसे पहले आपके डिवाइस का जो मैक एड्रेस फ्लैपिंग वाला आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। उसके बाद अगर आप 100 प्रोसेस वाला जो कमांड मैंने आपको बताया था ना, ये अगर कमांड आप चलाते हो तो आपके डिवाइस का जो CPU यूसेज है ना, वो आपका धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा, कंटिन्यूसली आपका बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो उसके बाद आपको क्या पता चलता है कि हाँ, मेरे डिवाइस में कुछ STP के वजह से लूप बना है। अगर उस दिन मैंने आपको कुछ 100 प्रोसेसेस करके उसके बाद भी CPU, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको कमांड कुछ चलाए थे ना, कुछ प्रोसेस को चेक करने के लिए डिटेल वगैरह कमांड मैंने चला के आपको दिखाया था जब हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें अगर आप जाके डिटेल वाले कमांड में चेक करोगे तो वहाँ पे STP का प्रोसेस जो है ज़्यादा प्रोसेस यूज करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मैक एड्रेस फ्लैपिंग का ये एरर था। तो उसके बाद क्या है, जब आपने ये आपके डिवाइस में अगर STP एनेबल है तो उस केस में आपको पता चलता है। लेकिन जब तक आपके डिवाइस के पास STP एनेबल नहीं था, स्विचिंग के केस में जब तक हमारे पास STP नहीं आया था, तो क्या हुआ, आपके पास जब भी आप मल्टीपल लिंक के साथ डिवाइस कनेक्ट किए तो लूप बन रहा था। उसके बाद आपने STP लाया तो STP ने क्या किया, जितने भी लिंक आपके पास हो, मल्टीपल लिंक जितने भी नंबर का हो सकता है, लेकिन एक ही लिंक को एक्टिव रखता था, बाकी लिंक को क्या करता था, उसमें से एक साइड को ब्लॉक पोर्ट बना के बाकी लिंक को वो अनयूज बना देता था। ठीक है, लेकिन अनयूज बनाने से भी आपके एक पास मतलब आपके पास एक फायदा था। क्या फायदा आपके पास था, आपके पास रिडंडेंसी था। रिडंडेंसी मतलब क्या है, अगर ये लिंक गलती से आपका डाउन चला गया तो ये आपका एक्टिव बनता था, इन दोनों में से कोई एक लिंक आपका एक्टिव बनता था। रिडंडेंसी का मतलब आपका यही है, बैकअप आप समझ सकते हो। ठीक है, मतलब एक अगर चला जाता है तो उसके बदले कोई दूसरा उसका काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, अगर ये लिंक आपका टूट गया या फिर कोई दिक्कत इसमें हो गया तो दूसरा इनमें से, इन दोनों में से कोई एक लिंक जो है आपका काम में आ गया, एक्टिव बन के आपका जो है काम वो कर रहा था। तो अभी आपके पास एक फायदा तो हो गया कि दो डिवाइस के बीच में जो लिंक का कम्युनिकेशन है, किसी लिंक के टूटने की वजह से वो कम्युनिकेशन आपका बंद नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह कुछ फीचर्स आपके पास है डिवाइस के रिडंडेंसी के लिए। अगर आप बात करोगे तो आपके पास भी जैसे HSRP वगैरह कुछ हमारे पास फीचर्स होते हैं कि एक डिवाइस अगर आपका डाउन चला गया तो दूसरे डिवाइस उसका काम कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका एक रिडंडेंसी, आपके पास एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, आपके पास एक बैकअप है। ठीक है, अभी अगर हम और एक भी मैंने एक लोड बैलेंसिंग के लिए मैंने एक वर्ड लिखा था। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि एट ए टाइम मेरे पास अगर ये डिवाइस दो लिंक से कनेक्ट है, दो लिंक एट ए टाइम यूज हो जाएंगे। मतलब अगर एक लिंक में अगर सारे डाटा मैं भेजूंगा तो इस लिंक का बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा यूज होगा। मान लो मेरे पास 10 MBPS का लिंक है और 10 MBPS अगर मैं पूरा ज़्यादा डाटा यूज कर रहा हूँ ना, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं 10 MBPS का कोई यूजर अगर डाटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ये वाला लिंक आपका STP की वजह से एक्टिव है। तो एक्टिव है मतलब इसी से अगर डाटा जाएगा, 10 MB से ज़्यादा कोई डाटा अगर जनरेट हो गया या फिर कोई दूसरा यूजर भी डाटा भेज रहा है तो उस केस में आपका स्लो हो जाएगा डाटा। तो लोड बैलेंसिंग मतलब क्या है, कुछ फीचर ऐसा हम यूज करेंगे जिससे आपका क्या होगा, दोनों ही लिंक यूज हो जाएगा। तो उस केस में आपका क्या होगा, 10 MBPS ये लिंक है, ये लिंक भी 10 MBPS है, तो आपके पास कैपेबिलिटी हो जाएगा 20 MBPS का डाटा भेजने के लिए। मतलब लोड आपका जो है ना, कोई यूजर अगर डाटा भेज रहा है तो ये लिंक से चला गया, दूसरे यूजर जब डाटा भेजा ये लिंक से आपका चला गया। मतलब दोनों ही लिंक आपका अभी यूटिलाइज में आ रहा है। तो इससे हम बोलते हैं, इस तरह का फीचर का हम क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसिंग। मतलब मेरे जो लोड है ना वो बैलेंस होके जा रहा है मल्टीपल पाथ से। ठीक है, तो ये आपका हो गया दो, ये दो कंसर्न आप STP का दो टर्म है, आप इसे समझ सकते हो। जहाँ पे रिडंडेंसी का वर्ड आएगा वहाँ पे आप एक्टिव स्टैंड बाय समझ सकते हो। मतलब क्या है, कोई एक चीज़ है जो आपका एक्टिव है, दूसरा आपका काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्टिव वाला जब आपका बंद हो जाता है या फिर कोई दिक्कत उसमें आता है
तो स्टैंड बाय जो है वो आपका काम करेगा। लेकिन जब भी हम लोड बैलेंसिंग के लिए बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास जितने भी लिंक होते हैं या फिर डिवाइस के लोड बैलेंसिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी डिवाइस आपके पास होते हैं एट ए टाइम सारे डिवाइस या फिर सारे लिंक आपका काम करते हैं और लोड को क्या करते हैं, मल्टीपल रास्ते से एट ए टाइम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम CST के बारे में बात करते हैं तो CST में आपका कैसा था, मान लो ये डिवाइस आपका ऐसा कनेक्ट था, ये आपके पास एक टोपोलॉजी था, ये आपका रूट ब्रिज था, ये नॉन रूट ब्रिज 1 था, ये नॉन रूट ब्रिज 2 था, ये आपका DP बन गया था, ये आपका RP बन गया था, ये DP, ये RP और ये आपका ब्लॉक पोर्ट बना था, ये DP बना था। तो आप देखो अगर ये लिंक में किसी STP में किसी भी लिंक में आपका क्या है, अगर कोई एक पोर्ट किसी साइड का एक ब्लॉक पोर्ट बन गया ना किसी सेगमेंट के अंदर, ये आपका एक लेयर 2 सेगमेंट है, इसी सेगमेंट में अगर कोई एक पोर्ट आपका ब्लॉक पोर्ट बन जाता है तो उस केस में क्या है, ये लिंक का कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर कोई यूजर आपका कोई डेटा भेज रहा है किसी दूसरी यूजर को तो वो डेटा कभी भी आपका क्या है, ये लिंक में नहीं जाएगा, ये डेटा हमेशा आपका ऐसा घूम के जा रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जब तक ये लिंक या ये लिंक, इन दोनों में से कोई एक लिंक अगर डाउन चला गया तो उस केस में आपका रिकन्वर्जेंस हो जाता है और टोपोलॉजी चेंज वगैरह जो भी आपका होता है उसके बाद क्या है, आपका नेटवर्क में चेंज होकर री इलेक्शन वगैरह होने के बाद फिर इसमें से आपका जो ब्लॉक पोर्ट है वो हट जाता है, फिर ये पाथ आप यूज कर सकते हो। बैकअप के लिए आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, आप ऐसा मान सकते हो। लेकिन जब तक आपका ये वाला लिंक डाउन नहीं गया कि ये वाला लिंक आपका, इन दोनों में से कोई एक लिंक आपका डाउन नहीं जाता है तो उस केस में आपका क्या है, ये वाला लिंक जो है आपका अनयूज है ना, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो CST के केस में आपका ऐसा ही होता है कि आपके रिडंडेंसी तो आपके पास है, मतलब ये लिंक अगर गलती से आपका डाउन गया या फिर ये लिंक डाउन गया तो उस केस में ये लिंक आपका जो है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, रिडंडेंसी आपके पास है, ये पॉसिबल है, लेकिन आपके पास कोई लोड बैलेंसिंग नाम का चीज नहीं है। मतलब ये दो लिंक जब तक आपके डाउन नहीं जाते हैं तब तक आप ये लिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक दिक्कत सबसे पहले था CST में। ठीक है, तो अभी तक जितने भी चीज मैंने आपको बताया, जो भी हम 3-4 क्लास में जो भी डिस्कशन किए STP के बारे में, वो सारे CST से रिलेटेड, या फिर उसे ट्रेडिशनल स्पैनिंग ट्री भी कोई कोई बोलते हैं, या फिर आप उसे 802.1d स्टैंडर्ड का जो स्पैनिंग ट्री है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वो हमने देखा। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है, ये जो CST सबसे पहले लाया गया था ये आपका ओपन स्टैंडर्ड था, मतलब सारे डिवाइस में आप चला सकते थे। लेकिन सिस्को वाले ने कुछ नया इन्वेंट करने की तरीका सोचा और ये जो आपके जो लोड बैलेंसिंग का दिक्कत हो रहा था ना, इसको हटाने के लिए सिस्को वाले ने क्या किया, अपना खुद का एक STP का टाइप उन्होंने बनाया या फिर कोई STP का फ्लेवर उन्होंने बनाया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, PVST। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपका होता है पर VLAN स्पैनिंग ट्री। तो इसके नाम से ही आपको पता चलता है ये क्या करता है, मल्टीपल VLAN के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस ये चलाता है। पहले धीरे धीरे हम समझेंगे इसमें एक्चुअली लोड बैलेंस कैसे हो रहा था। सबसे पहले अगर हम CST के बारे में बात करते हैं तो एक डिवाइस में अगर आप बात करते हो मेरे पास 50 नंबर ऑफ VLAN है, तो उस केस में आपके CST क्या करता है, एक ही जो स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस है ना, वो सिंगल प्रोसेस, एक ही प्रोसेस आपका क्या करता है, वो चलाता है सारे VLAN के लिए। मतलब पर डिवाइस वाइज आप ऐसा मान सकते हो, हर एक डिवाइस के लिए एक प्रोसेस है, वो ऐसा चला लेता है। तो उसमें क्या है, अगर आपके पास 50 VLAN है, 30 VLAN है, 20 VLAN है, कुछ भी VLAN आपके पास है, लेकिन उससे कोई उससे लेना देना नहीं है, वो एक ही प्रोसेस आपका चलाता था और उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपका इलेक्शन है वो आपका हो जाता था। जैसे रूट ब्रिज इलेक्शन, आपका पोर्ट इलेक्शन, जो भी वो क्या होता था, उसी प्रोसेस के वजह से या फिर उसी प्रोसेस को लेके यूटिलाइज करके आपके सारे इलेक्शन वगैरह होता था। लेकिन जब सिस्को ने पर VLAN स्पैनिंग ट्री लाया, इसमें सबसे पहले पॉइंट तो मैं इसको लिखूंगा, ये एक आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है। ठीक है, सिर्फ सिस्को डिवाइस में ये चलेगा। ये क्या करता था, जैसे ISL सबसे पहले सिस्को ने जो टैगिंग मेथड सिस्को ने लाया था वो ISL था। पहले क्या था, सिस्को के सारे डिवाइस में ISL ही चलता था। तो इसीलिए सिस्को ने जब इसको इन्वेंट किया था PBST को, तो उसने उसे बस ISL में सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास ट्रंक लिंक चला रहे हो आप, तो उस ट्रंक लिंक में अगर ISL ही चल रहा है तो उस केस में ये आपका सपोर्ट करता था और .1Q को ये सपोर्ट नहीं करता था। तीसरी चीज इसके पास था,
ठीक है। ये क्या करता था, आपके पास मान लो आपके पास VLAN नंबर आपने मल्टीपल बनाया, अच्छा VLAN नंबर 10, VLAN नंबर 20, VLAN नंबर 1, 3 VLAN आपने बनाया, तो ये क्या करेगा, हर एक VLAN के लिए अलग अलग सा स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस चलाता था। हर एक VLAN के लिए अलग अलग सा स्पैनिंग ट्री का इलेक्शन भी होगा, स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस भी चलेगा, हर एक VLAN के लिए अलग सा स्पैनिंग ट्री के पोर्ट भी बनेंगे, ठीक है। लेकिन CST के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, CST सारे VLAN के लिए एक ही स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस या फिर प्रोसेस चलाता था, सारे इलेक्शन उसी से रिलेटेड उसी के लिए होता था। लेकिन इसमें क्या है, ये हर एक VLAN के लिए जितने आपके नंबर ऑफ VLAN आपके पास डिवाइस में होंगे उतने नंबर ऑफ VLAN के लिए ये क्या करेगा, स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस चलाएगा, और हर प्रोसेस के लिए आपका इलेक्शन वगैरह जो भी होता है वो अलग अलग से आपका हो जाएगा। और ये आपका इसका मल्टीकास्ट एड्रेस आपका ये था, जो सिस्को वाला नॉर्मल सिस्को प्रोटोकॉल में आपको देखने को मिलता है, वो वाला आपका था। इसमें आपका लोड बैलेंसिंग एंड रिडंडेंसी बहुत आपका हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका लोड बैलेंसिंग भी आप अचीव कर सकते हो, रिडंडेंसी भी आप अचीव कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया, जो रूट ब्रिज आपका था उसको मैनिपुलेट करने के लिए, किसी मैनुअली आप रूट ब्रिज को मैनिपुलेट वगैरह करने के लिए या फिर पोर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए आप जो कमांड वगैरह चलाते थे, जो भी आप चेंज करना चाहते हो, कॉन्फ़िगर करना चाहते हो उससे रिलेटेड, तो आपको क्या होगा, पर VLAN बेसिस पे आप कर सकते हो। मतलब ऐसा है, इसमें कैसा होगा, ये आपका स्विच नंबर 1 था, ये स्विच नंबर 2 था, ये स्विच नंबर 3 था, ठीक है। आपके पास आपने क्या किया, 2 VLAN आपने बनाया, 10 नंबर और 20 नंबर VLAN आपने बना के रखा है। तो ये क्या करेगा, 10 के लिए अलग सा, 20 के लिए अलग सा स्पैनिंग ट्री का एक प्रोसेस चलाएगा। तो आप ऐसा काम कर सकते हो, आप 10 VLAN के लिए जो रूट ब्रिज का प्रायोरिटी है ना, वो इस स्विच को आप दे सकते हो, रूट ब्रिज फॉर VLAN नंबर 10, इसको आप बना सकते हो रूट ब्रिज फॉर VLAN नंबर 20। क्योंकि आपको किसी ब्रिज को अगर आप बनाना चाहते हो रूट ब्रिज, तो आपको प्रायोरिटी वैल्यू आप कम करके बना सकते हो। तो इसमें मैं क्या करूंगा, VLAN नंबर 10 के लिए प्रायोरिटी जो है वो मैं 0 कर लूंगा, इसमें VLAN नंबर 20 के लिए प्रायोरिटी जो है मैं 0 कर लूंगा। तो इस स्विच में VLAN नंबर 10 के लिए जो आपका प्रायोरिटी है, VLAN 10 के लिए आपका प्रायोरिटी 32768 बाय डिफॉल्ट जो है वो है, इसमें VLAN 10 के लिए प्रायोरिटी आपका क्या होगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि मैं मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और इसमें VLAN 10 के लिए और VLAN 20 के लिए, बोथ के लिए आपका 32768 हमने रखा, ठीक है। और इसमें VLAN 20 के लिए अगर हम बात करें तो इसमें प्रायोरिटी आपका 0 है, क्योंकि VLAN 20 के लिए मैं इसे रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ। तो अभी आपका क्या होगा, आप देखो, अभी VLAN 10 के लिए अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे तो ये आपका रूट ब्रिज बन गया। तो उसी हिसाब से क्या होगा, VLAN 10 के लिए ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, ये भी आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, और ये आपका रूट पोर्ट बन जाएगा, ये आपका रूट पोर्ट बनेगा। मान लो ये आपका ब्लॉक पोर्ट बन गया, ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गया VLAN 10 के लिए, ठीक है। VLAN 20 के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका स्विच 1 है, स्विच 2 सेम टोपोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, स्विच 3 है, ठीक है। तो अभी हम VLAN 20 के लिए बात करते हैं इलेक्शन। तो VLAN 20 के लिए रूट ब्रिज मैंने इसको बनाया, तो ये मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गया, ये मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गया, क्योंकि रूट ब्रिज के सारे पोर्ट आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। और ये आपका मान लो रूट बन गया, रूट पोर्ट बन गया, ये आपका रूट पोर्ट बन गया, ये मान लो आपका ब्लॉक पोर्ट, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गया। तो आपके टोपोलॉजी अभी के लिए अगर आप दोनों टोपोलॉजी को देखोगे तो आप देखो यहाँ पे आपके सारे लिंक्स जो है ना वो यूज में आ रहे हैं। मतलब अगर VLAN 10 का कोई यूजर है, अगर किसी दूसरे VLAN 10 यूजर को अगर डेटा भेजना चाहते हैं, यहाँ पे मान लो कोई VLAN 10 का यूजर है और ये भी एक VLAN 10 का यूजर है, अगर वो डेटा भेजना चाहता है तो ये लिंक को, ये डेटा ऐसे जाएगा और फिर ऐसे यहाँ से आ जाएगा। तो ये 2 लिंक यूटिलाइज में आ रहे हैं। अगर VLAN 20 का कोई यूजर यहाँ पे है और VLAN 20 का कोई यूजर यहाँ पे, तो वो दोनों डेटा भेजना चाहते हैं तो ये वाला लिंक को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख लो, तो इस वाले टोपोलॉजी के ओवरऑल अगर हम आ जाएंगे तो इसमें आपका क्या हो रहा है, जो आपके पास 3 लिंक्स है, सारे लिंक आपके यूज हो रहे हैं, कोई भी लिंक ऐसा नहीं कि आपका यूज में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी आपका हो रहा है ना। मान लो आपके पास ये VLAN 10 के लिए ये लिंक अगर आपका गलती से डाउन चला गया तो ये लिंक आपका एक्टिव का काम करेगा।
VLAN 20 के लिए मान लो ये लिंक आपका गलती से डाउन चला गया, तो ये लिंक आपका क्या है, एक्टिव का काम करेगा। तो आपके पास रिडंडेंसी भी हो गया और आपके सारे लिंक भी आपके एट ए टाइम जो है यूटिलाइज हो रहे हैं, आपके पास लोड बैलेंसिंग भी आ गया। तो ये पॉसिबल आपका कहाँ पे था, पर VLAN स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस, जो पर VLAN स्पैनिंग ट्री के जो फ्लेवर है या फिर टाइप है जिसको सिस्को ने लाया था, इसमें आपका ये पॉसिबल था। ठीक है, ये हमेशा क्या करता था, आपका हर VLAN के लिए अलग अलग सा स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस बनाता था, और आप जब भी कोई डिवाइस को रूट ब्रिज या फिर कुछ भी मैनिपुलेट आप करना चाहते हो तो पर VLAN बेसिस पे मैनिपुलेट करके आप सारे लिंक को जो है यूज कर सकते हो। और इसमें और एक चीज था, मैक्सिमम ठीक है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ, मतलब VLAN नंबर 128 तक नहीं, टोटल VLAN जब भी आप बनाते हो, जैसे आपने 100 बनाया, 1000 बनाया, इस तरह का टोटल 128 VLAN जब तक आप बनाते हो आपके डिवाइस के ऊपर, तब तक आपके डिवाइस में ये क्या करेगा, अपना प्रोसेस चला सकता है। 128 से अगर आप ज़्यादा VLAN बना लेते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, इसमें दिक्कत होता है, वो बाकी VLAN के लिए स्पैनिंग ट्री का जो प्रोसेस है ना वो चला नहीं पाता है PBST। फिर वो आपका क्या होते हैं, जैसे बाकी VLAN के लिए ये क्या होता है, जैसे CST आपका चल रहा है उसी तरह का आपका चलते रहते हैं, बाकी VLANs के लिए आपका कोई ऐसे अलग सा प्रोसेस नहीं चलता है। ठीक है, ये था PBST के लिए। और PBST प्लस दोनों आपका सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं PBST प्लस के बारे में भी थोड़ा लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है इसका इलेक्शन वगैरह एक दो बार करके देखेंगे। PBST प्लस आपका वही पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्लस है, ये भी आपका सिस्को का है। ठीक है, और इसमें जो भी चीज़ मैंने आपको बताया PBST में सारे चीज़ था, मतलब सिस्को ने सबसे पहले PBST लेके आया था, बाद में इसने देखा, जब सिस्को के डिवाइस में भी मैंने आपको बताया था ना, अभी अभी क्या है, आपको जितने भी लेटेस्ट सिस्को डिवाइस देखने को मिलेंगे उसमें ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको .1Q का एनकैप्सुलेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ISL सिस्को भी यूज नहीं कर रहा है, तो सिस्को को लगा कि ISL में कुछ दिक्कत है, तो उसने .1Q को सपोर्टेड बना दिया अपने डिवाइस में, इसीलिए फिर उसको क्या है, ये फ्लेवर जो है स्पैनिंग ट्री का फ्लेवर या फिर टाइप था उससे चेंज करने की थोड़ा ज़रूरत पड़ा, ताकि ये भी .1Q को सपोर्ट कर ले। तो इसने क्या किया, जो PBST प्लस निकाला, ये बोथ .1Q एंड आपके पास जो ISL, ये दोनों को सपोर्ट करता है। और इसमें एक चीज़ है, आपका जो 128 के लिए जो VLAN लिमिट था, इसमें वो वाला लिमिट नहीं था। ये जितने भी VLAN आप बनाओगे सबके लिए स्पैनिंग ट्री का जो है अलग अलग सा प्रोसेस बना सकता है। PBST और PBST प्लस में और कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, और अभी के लिए आपको जितने भी सिस्को का डिवाइस है उसमें CST आपको देखने को नहीं मिलेगा, PBST भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको PBST प्लस ही देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो कभी कभी कुछ डिवाइस में आपको क्या है, IEEE दिखाएगा, जब आप चेक करोगे तो उसमें आपको IEEE दिखा देगा, तो उसका मतलब है आपका PBST प्लस आप समझ सकते हो, बाय डिफॉल्ट उसमें वो क्या करता है, PBST प्लस ही चला के रखता है सिस्को के सारे डिवाइस के ऊपर। ठीक है, तो PBST प्लस में आपके जो भी जैसे क्या क्या चीज़ उसमें CST जैसे मैं स्पैनिंग ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, क्या क्या चीज़ आपका सेम था, इलेक्शन का प्रोसेस सेम था, जो भी प्रोसेस मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, लेकिन बस अलग सा यही था, हर एक VLAN के लिए अलग अलग सा आपका इलेक्शन वगैरह सब कुछ होता है। जैसे रूट ब्रिज के इलेक्शन के लिए आपके जो ब्रिज ID है उसके अकॉर्डिंग होता था, हालांकि ब्रिज ID में थोड़ा बहुत चेंजेस है, अभी हम उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आपका जो है पोर्ट के लिए, जैसे आपका सबसे पहले कॉस्ट यूज होता है, उसके बाद सेंडर ब्रिज ID, सेंडर पोर्ट ID, रिसीविंग पोर्ट ID, यहाँ पे भी आपके सारे चीज़ सेम ही है, सेम ही प्रोसेस आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया वही है। कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सारे लिंक का कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया, इथरनेट का 100, फास्ट इथरनेट का 19 हो गया, जिगाबिट का आपका 4, 10 जिगाबिट का 2 हो गया। तो यहाँ पे भी आपके सारे जो है कॉस्ट वगैरह क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पे सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस था, ब्रिज ID में थोड़ा सा आपका यहाँ पे, और पोर्ट ID जो है ना उसमें थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये PBST और PBST प्लस दोनों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपके ब्रिज ID टोटल कितना होता है, 8 बाइट्स का होता है। 8 बाइट में 2 बाइट का जो इंफॉर्मेशन है वो आपका क्या होता है, प्रायोरिटी,
प्लस बेस मैक एड्रेस आपके पास जो होता है वो क्या होता है आपका 6 बाइट का। अभी देखो बेस मैक एड्रेस जो है एग्जैक्टली उसी को तो आपको रखना पड़ेगा। तो जो 6 बाइट का इंफॉर्मेशन आप बेस मैक एड्रेस के लिए दे रहे हो, मतलब 48 बिट का इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेस मैक एड्रेस ऑलरेडी आपके डिवाइस के है। ऐसा नहीं कि बेस मैक एड्रेस अगर मेरा 48 बिट का है तो उसमें मैं 2-4 बिट को छोड़ दूंगा तो आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाएगा। तो बेस मैक एड्रेस में कुछ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत था ब्रिज आईडी के अंदर। अभी देखो आपके डिवाइस जब CST के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके डिवाइस जब भी कोई BPDU जनरेट करता था ना, तो उसमें ब्रिज आईडी में वो प्रायोरिटी वैल्यू एक ही ब्रिज आईडी वो जनरेट करता था और एक ही प्रोसेस के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो सारे VLAN के लिए एक ही प्रोसेस था। तो उस केस में आपका जो है प्रायोरिटी वैल्यू और ब्रिज आईडी जो भी है आपका ब्रिज आईडी प्रायोरिटी वैल्यू और बेस मैक एड्रेस को बना के काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल VLAN के लिए जब बात आ रहा है ना, तो कौन से VLAN के लिए ब्रिज आईडी कौन सा है, आपके ब्रिज आईडी भी अलग अलग सा आएंगे ना हर एक VLAN के लिए। क्योंकि यहाँ पे जब सिनेरियो के बारे में मैंने आपको बात करा रहा था तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको मैंने VLAN 10 के लिए रूट ब्रिज बनाया और ये वाले स्विच को मैंने क्या किया था VLAN 20 के लिए रूट ब्रिज बनाया था। तो रूट ब्रिज चेंज करना मतलब क्या है, ब्रिज आईडी के इन्फॉर्मेशन जो है चेंज करना। लेकिन मेरे डिवाइस को कैसे पता चलेगा कौन से वाले ब्रिज आईडी में जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो 0 है, कौन से वाले VLAN में मेरा प्रायोरिटी वैल्यू 32768 है। तो हर एक VLAN के लिए आपका ब्रिज आईडी भी अलग अलग सा हर एक डिवाइस के लिए आपका जनरेट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका कैसे होगा, हर एक VLAN के लिए बेस मैक एड्रेस तो आपका डिवाइस का मैक एड्रेस है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, वो जैसा है आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, सेम है। लेकिन ये जो प्रायोरिटी वैल्यू के लिए 2 बाइट का इंफॉर्मेशन है ना, तो इसमें भी मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी वैल्यू का रेंज आपका 65535 तक है। मतलब यहाँ पे 2 बाइट मतलब 16 बिट है, 2 टू द पावर 16 अगर मैं करूँगा 65536 आएगा तो 65535 तक हम जाएंगे 0 से। तो पूरा वैल्यू तो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो प्रायोरिटी वैल्यू में यहाँ से फिर मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा, जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ VLAN पर VLAN वाइज ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन डाल दूँ कि उससे क्या होगा, कौन से VLAN के लिए ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये ब्रिज आईडी है वो मेरे को पता चल जाए, मेरे डिवाइस को पता चल जाए। तो उस केस में फिर सिस्को ने क्या किया, उसने क्या किया था एक्चुअली, इसमें आप देखो टोटल आपका कितना बीट है, 2 बाइट का इन्फॉर्मेशन आपका प्रायोरिटी है, तो उसने इसी में ही छेड़खानी जो भी करना था उसने किया था। तो 2 बाइट का इन्फॉर्मेशन है मतलब आपको पता है कितना बीट होगा, 16 बिट, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और आपको पता है अगर 16 बिट के इन्फॉर्मेशन है मतलब ये आपका होता है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 5 6 7 8 9 10 13 14 15, 16 तक हमारे पास 16 बिट है, 0 से हम शुरू कर रहे हैं तो 2 टू द पावर 15 तक हम जाएंगे। और हमें पता है अगर 2 टू द पावर 0 हम करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है, 2 टू द पावर 1 करेंगे तो 2 4 फिर 8 16 32 64 128 फिर 256 फिर आपका 512 1024 2048 4096 उसके बाद 8192 उसके बाद 16 100 100 200 92 92 कितना हुआ, 16 माइनस कर लो 400 से 16 अगर जाएगा तो आपके पास कितना होगा 384 32768, ठीक है। तो ये आपका टोटल वैल्यू है। अगर ये सारे वैल्यू को अगर मैं मिला लेता हूँ तो मेरा वैल्यू कितना आता है, 65535 आता है, मेरे को पता है। अभी देखो मेरे पास टोटल 16 बिट जो है, अभी क्या है उसने VLAN का इन्फॉर्मेशन डालने के लिए उस 16 बिट में छेड़खानी किया। तो आपको पता है VLAN का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका कितना, VLAN का जो साइज है वो कितने तक जा सकता है, जो इन्फॉर्मेशन जो VLAN नंबर आप देते हो ना वो आपको पता है 2 टू द पावर 12 उसका वैल्यू होता है। VLAN का कोई भी नंबर है वो आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से 4095 तक आता है। तो इसका मतलब 2 टू द पावर 12 वैल्यू के अंदर जो भी है VLAN का रेंज, VLAN का नंबर आ जाएगा। मतलब ये 16 बिट में से मेरे को 12 बिट तो VLAन के लिए अगर मैं इन्फॉर्मेशन उसमें अटैच करूंगा कुछ भी तो मेरे को तो 12 बिट चाहिए ना, क्योंकि VLAN नंबर में तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। मेरा VLAन का इन्फॉर्मेशन ये 12 बिट में से किसी बिट का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसी बिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो मेरे को परफेक्ट 12 बिट चाहिए। तो उन्होंने भी यही किया, पहले के 12 बिट को उन्होंने किसके लिए दे दिया, ये जो 12 बिट उनके पास था इन्होंने VLAN के लिए दे दिया, ठीक है। और इन्होंने VLAN इंफॉर्मेशन के लिए इसको रखा और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी।
ठीक है। ये जो 12 बिट था पहले का, उस 12 बिट को उन्होंने क्या किया, सिस्को ने रिजर्व कर दिया किसके लिए, VLAN इन्फॉर्मेशन अटैच करने के लिए, और उसको उसने नाम दे दिया एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। VLAN इन्फॉर्मेशन मतलब अगर 10 VLAN के लिए मैं इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा हूं, या फिर मेरा ब्रिज आईडी 10 VLAN के लिए जो ब्रिज आईडी है वो एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी की जगह क्या होगा, उस ब्रिज आईडी में 10 अटैच हो जाएगा, ताकि दूसरे डिवाइस जो भी उसे इन्फॉर्मेशन को मतलब रिसीव कर लेगा वो एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी को चेक करेगा। इस आईडी को चेक करने के बाद उसको पता चलेगा कि ये जो मेरे पास BPDU आया है जिसमें जो ब्रिज आईडी लगा है, ये ब्रिज आईडी किसके लिए है, VLAN नंबर 10 के लिए है। वो आपको पता चलता है एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी में। और ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी बहुत जगह पे पूछा जाता है, इसको याद रखने की जरूरत होता है, ठीक है। इस एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी से आपके डिवाइस को पता चलता है कि ये जो BPDU मेरे पास आया है ये इस VLAN के लिए है, या फिर ये जो मेरे पास ब्रिज आईडी बना है ये इस VLAN के लिए है, ठीक है। अभी अगर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो हमारा प्रायोरिटी का रेंज जो है 0 टू लेके 65535 तक था। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा 0 टू लेके 65535 तक हम कैसे सेट करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी के लिए हमारे पास 4 ही बीट बचा। 4 ही बीट बचा मतलब कितना है, 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 मतलब आपके पास, आपको पता है 16 आपके पास है वैल्यू। तो उसमें इस 4 बीट को उसने एडजस्ट कैसा किया, ठीक है, फिर हम देखेंगे। तो हमारे पास अभी लास्ट का कितने बीट बचा है, 4 बीट बचा है। ये 4 बीट आपके सामने हो गया, ये आपके हो गए 32768, ये हो गया आपका 16384, ये हो गया 8192, ये हो गया 4096। ये 4 इंफॉर्मेशन उसने, बस 4 ही बीट हमारे पास है, मतलब इस 4 बीट का इंफॉर्मेशन हो सकता है हम इसको यूज कर सकते हैं, ये वैल्यू को यूज कर सकते हैं, इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, या इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो सिस्को ने इसको कैसे एडजस्ट किया, सिस्को ने ये बनाया, एक रूल बना लिया कि जो भी आप ब्रिज का प्रायोरिटी सेट करोगे, जो भी प्रायोरिटी वैल्यू आप सेट करोगे ना किसी भी ब्रिज आईडी के लिए, तो उसके प्रायोरिटी वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाई बाय 4096। मतलब क्या है, अगर आप ये वाला वैल्यू को देखोगे ना तो 4096 से अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, 2 करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, 4 करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, अगर आप 8 कर लोगे तो आपको ये वाला वैल्यू देखने को मिलेगा। ये जो 4 वैल्यू आपके पास दिख रहे हैं ना, ये चारों के 4 वैल्यू आपका मल्टीप्लाई बाय 4096 है। तो उसने क्या किया, इसी तरह का रूल उसने बनाया कि ये जो वैल्यू आपका है, जो भी प्रायोरिटी वैल्यू आप सेट करोगे, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 4096। ठीक है, इसीलिए जब भी आप प्रायोरिटी वैल्यू सेट करने के लिए जाओगे, आपके डिवाइस में अभी CST नहीं चल रहा है तो आपको ऑप्शन दिखाएगा क्वेश्चन मार्क, जब आप लगाओगे तो आपको 4096 8192 16384 32768 इस तरह का वैल्यू दिखाएगा। क्यों, हमारे पास टोटल 4 बीट है, तो 4 बीट का रेंज अगर हम देखेंगे 0 टू लेके 16 तक है, 0 टू लेके 15 तक, 16 वैल्यू टोटल है तो 0 टू लेके 16 तक है, 15 तक है। अगर और हमेशा आपका प्रायोरिटी वैल्यू 4096 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, 4096 मल्टीप्लाई बाय 0 अगर मैं करता हूं तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो प्रायोरिटी वैल्यू मैं 0 सेट कर सकता हूं। 4096 इंटू 1 अगर मैं करता हूं तो मेरा वैल्यू 4096 आएगा, तो इसको भी मैं सेट कर सकता हूं। 4096 इंटू 2 भी आप कर सकते हो, जो भी वैल्यू आपका आएगा वो भी आप सेट कर सकते हो। 4096 इंटू 3 जो भी वैल्यू आएगा आप कर सकते हो। इसी तरह का आपका जो भी वैल्यू है आप उसे सेट कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो वैल्यू आप सेट कर रहे हो प्रायोरिटी के लिए, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आप नहीं भी करते हो मल्टीप्लाई बाय 4, कुछ दूसरा वैल्यू डाल देते हो तो आपको वहाँ पे एरर भी दिखा देता है। वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपको जो भी प्रायोरिटी वैल्यू सेट करना है वो आपका मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए, सॉरी 4096 होना चाहिए, ठीक है। इसका रीजन नहीं था। और आपके डिवाइस में ये जो बाय डिफॉल्ट आपका वैल्यू होता है ना, प्रायोरिटी वैल्यू आपका 32768 इसलिए होता है क्योंकि आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट जो फास्ट वाला बीट या फिर लास्ट वाला बीट है ना, जो आपका लेफ्ट साइड से फास्ट वाला बीट आपके पास है, वो बीट आपका हमेशा ऑन रहता है और बाकी बीट आपको 0 देखने को मिलता है, मतलब ऑफ रहते हैं बाय डिफॉल्ट। इसलिए आपका बाय डिफॉल्ट जो ब्रिज का प्रायोरिटी है वो आपका 32768 होता है। हालांकि अगर आप CCNA लेवल के लिए जाओगे तो आपसे ये सवाल कोई नहीं करता है, लेकिन अगर आप CCI लेवल के लिए या फिर CCNP लेवल के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रायोरिटी वैल्यू इस तरह का आपका सेट होता है। तो आपके वैल्यू अभी के लिए आपको कैसे देखने को मिलेगा, अगर मान लो किसी ब्रिज आईडी पे आपका 32768 प्रायोरिटी वैल्यू आप सेट कर रहे हो
उसके साथ प्लस आपको VLAN का जो नंबर है ना, जैसे 10 VLAN के लिए अगर मैं बना रहा हूँ तो इस तरह का आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका जो है बेस मैक एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जब भी आप स्पैनिंग ट्री का कुछ भी वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे, 100 स्पैनिंग ट्री वगैरह जो भी प्रोसेस है वेरिफिकेशन हम देखेंगे प्रैक्टिकल के टाइम, उसे अगर आप करने के लिए जाओगे तो आपके आउटपुट में हमेशा क्या होता है, अगर आपका ब्रीज प्रायोरिटी 32768 है और ये VLAN 10 के लिए है ना, तो आपको 32768 देखने को नहीं मिलेगा। ये 10 जो है इसके साथ मतलब एडिशन होकर आपको देखने को मिलेगा, आपको 778 करके दिखेगा। हालांकि उसके साइड में ब्रैकेट में आपको लिख देता है 32768 जो है आपका ब्रिज आईडी है और आपका 10 जो है आपका एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी है। ये लिखने को आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो है दोनों को मिला के दिखाता है। ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिलता है। और एक यहाँ पे भी एक केस होता है। क्या केस यहाँ पे होता है, अगर आपके सिनेरियो में अगर हम रूट ब्रिज, आज तो उतने भी टाइम नहीं है, बस छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। अगर आपके सिनेरियो में ऐसा है कि ये आपका CST है, ये आपके डिवाइस है जो कि PBST में काम कर रहा है, PBST में और ऐसे है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में स्पैनिंग ट्री के प्रोसेस कभी भी कंपैटिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका PBST जो है वो CST के साथ कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा मान लो आपके पास ये CST का स्विच हो गया, यहां पे एक PBST चला है और बीच में अगर आप PBST प्लस चला देते हो तो इस केस में आपका स्पैनिंग ट्री यहां तक भी चल जाएगा, यहां तक भी चल जाएगा। ये डिवाइस क्या करेगा, इस पोर्ट में CST की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, इस पोर्ट में, क्योंकि आगे जो डिवाइस है वो CST के BPDU भेजेगा, तो ये क्या करेगा, इस वाले पोर्ट पे ये वाला स्विच जो है स्विच नंबर 2 CST की तरह बिहेव करेगा, इस वाले पोर्ट में क्या करेगा आपका PBST की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आगे वाले जो डिवाइस है ये PBST है। ये वाले पोर्ट पे ये PBST जैसे बिहेव करने लगेगा, ये वाले पोर्ट पे ये क्या करेगा CST की तरह बिहेव करने लगेगा। हालांकि PBST और PBST प्लस में कोई आपका अंतर नहीं है। अगर ये ISL है तो ये PBST की तरह काम करेगा, अगर .1Q है तो इसमें PBST प्लस और PBST में कोई आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके बीच में कुछ आपके नेटवर्क में कुछ डिवाइसेस है जो PBST और CST दोनों पे चलते हैं, तो उनके बीच में इंटर ऑपरेट करने के लिए आपको PBST प्लस की जरूरत होता है। बीच में अगर आप PBST प्लस की कोई स्विच लगा देते हो तो आपके स्पैनिंग ट्री जो है चलता रहता है कंटिन्यूसली। इसमें भी और अंदर अगर हम जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग से बाउंस हो जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कैसे होता है ऑपरेट, आपके BPDU जनरेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी आपको पता चलता है। ठीक है, बाद में कभी अगर आपको लगेगा कि हाँ आपको जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगा। तो ये इस तरह से आपका जो है इंटर ऑपरेट आपके करने, मतलब आपके डिवाइसेस जो है इस तरह का करते हैं। और इसमें एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी के बारे में मैंने बताया। ठीक है, और CST के केस में आप अगर 100 स्पैनिंग ट्री वगैरह कुछ भी करते हो तो उसमें आपको जो ऐसा है ना वैल्यू यहाँ पे जैसे मिला के आपको दिखा रहा था, इस तरह का कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी जैसा कोई चीज़ आपका है नहीं। तो उस केस में आपका क्या होता है, जो भी आपके प्रायोरिटी वैल्यू आपने सेट किया वही प्रायोरिटी वैल्यू आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज तो उतना भी टाइम नहीं कि एक दो और हम टोपोलॉजी वगैरह बना के टेस्ट कर ले। हालांकि और 2 दिन स्पैनिंग ट्री में इसी PBST और PBST प्लस में हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्शन वगैरह करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बार भी आप करोगे ना तो उसमें आप भूल जाते हैं। तो PBST प्लस से रिलेटेड जो आपका इलेक्शन वगैरह कल भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ कल कमेंट वगैरह चला के भी देखेंगे कि ये कैसे होता है। ये सारा जो चीज़ मैंने आपको बताया, कैसे हम चेंज करेंगे, रूट ब्रिज को कैसे मैनिपुलेट वगैरह करेंगे, पोर्ट वगैरह को मैनिपुलेट करेंगे, तो ये हम 2 दिन के लिए कंटिन्यू में इसी को चलाऊंगा। फिर उसके बाद मंडे को मैं आपको पूछ लूँगा आपको कि सैटरडे संडे आप टाइम ले लो, जो भी मैंने पढ़ाया उसे क्लियर करो। अगर आपके दिमाग से क्लियर है तो RSTP जो है PBST और PBST प्लस CST जैसे मैंने आपको पढ़ाया, RSTP उसी तरह से मैं आपको पढ़ा लूँगा। क्योंकि उसमें क्या है, सबसे पहले PBST प्लस में आपका टोपोलॉजी चेंज में आपके डिवाइस कैसे बिहेव करते हैं, उसमें भी कुछ टर्म्स है, उसके बारे में भी आपको पता चलना चाहिए, तो अभी आप RSTP समझ पाओगे। नहीं तो आप चाहो तो मैं जनरली, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ काफ़ी है, अगर आपको लगता है तो RSTP में क्या है, जो जनरल RSTP है ना, कुछ फीचर के बारे में बता के मैं RSTP 1 दिन में कंप्लीट करके आगे चला जाऊँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड